सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग कर रहे थे ये बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ किया था। व्हाट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग क्या है उसका मतलब, एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे थे। होम्योस्टैटिस स्टैसिस क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है? तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। सो बिफोर दैट लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पहले पहले आप लोग तो ये आप घर के आसपास अगर देखें तो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। लाइक आपको कुत्ते मिलेंगे, डॉग मिलेंगे, यू विल गेट डॉग, कैट भी मिलेंगे। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, स्नेक, कैट, डॉग, रैबिट, many type of cow, बैल, they are many type of organism। और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म यू कांट इवन सी, जैसे बैक्टीरिया यू कैन नॉट सी, आप देख नहीं सकते बैक्टीरिया को। और सबसे बड़ा थिंग ये वायरस, यू नो जो ये वायरस आया है कोविड-19, बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, वायरस कोविड-19, ठीक है? ये इसको आप देख नहीं सकते, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, बहुत सारे, ठीक है? सो और ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो कुछ प्लांट हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट है, कुछ है एनिमल है। और सो प्लांट, कुछ ऑर्गेनिज्म इस प्लांट स्पीसीज में आते हैं, कुछ एनिमल स्पीसीज में आते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का ना एक क्लासिफिकेशन होता है स्पीसीज में। सो बोला जाता है कि अराउंड 1.6 मिलियन से 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, ठीक है? स्पीसीज, जीनस, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इतने ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है हमारे पास। सो थिंक अबाउट दिस, कितना बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है? आप ही के आसपास देखिए कितने बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन बीइंग है, बैल हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, इनफिनाइट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। सो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप सोचिए तो बायोडाइवर्सिटी के कारण कितना सारा प्रॉब्लम है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखेंगे, राइट? ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन कभी भी पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म ही नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई वी डू ग्रुपिंग। और एक टर्म है सिस्टमैटिक ग्रुपिंग। ऐसा नहीं कि एवे ग्रुप कर दिया, कुत्ते बिल्ली को एक में रख दिए क्योंकि वो थोड़ा एक ऐसा दिखता है, पालतू है, इसलिए एक में रख दिया। ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टम बना होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सो इसका डेफिनेशन अगर दिया जाए तो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ऑब्वियसली साइंस का ही ब्रांच होगा, in which we study about different kind of organism and the relationship among them, ठीक है? इस ब्रांच में हम लोग जैसे बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक बायोलॉजी का ही पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट सॉरी ओके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कुत्ते, बैल, बकरी, और इनमें रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? बैक्टीरिया, प्लांट। अच्छा आप ये सोचिए, एक डॉग में और एक कैट में ज्यादा रिलेशनशिप होगा देन एक डॉग और प्लांट में, राइट? ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं पता है तब भी आप ये तो कह ही सकते हैं ना, डॉग और कैट में ज्यादा रिलेशनशिप होगा या डॉग और प्लांट में, ठीक है? जैसे डॉग और कैट में ज्यादा रिलेशनशिप होगा, मतलब डॉग और ह्यूमन बीइंग के मुकाबले, क्योंकि जैसे डॉग के भी 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं, ह्यूमन बीइंग के 2 ही पैर होते हैं। सो रिलेशनशिप, यही स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक बोला जाता है। तो सिस्टमैटिक ऐसे अकेले स्टडी नहीं किया था, इसके अलग अलग फील्ड है। पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा,
फिर उसके बाद उसको नाम देना होगा। आइडेंटिफाई मतलब करना होगा, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। फिर नाम देना होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको नाम देना होगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप आम को हिंदी में आम बोलेंगे, मैंगो, ठीक है, इंग्लिश में मैंगो, तमिल में कुछ और, मेरे को नाम पता नहीं है तमिल में क्या बोलते हैं, तेलुगु में भी कुछ और बोलेंगे, ठीक है, एंड कन्नड़ा में भी कुछ और बोलेंगे, शायद फ्रेंच में कुछ और बोला जाएगा। सो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए नॉमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन नाम देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद थर्ड जो फील्ड है सिस्टमेटिक का, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप पर्टिकुलर क्लासिफाई किया जाता है, हायरार्की। ऐसा नहीं कि नॉर्मली क्लासिफाई कर दिया, कुत्ते बिल्ली कैसे दिख रहे हैं तो एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दी, नहीं, उसका एक प्रॉपर रीजनिंग होता है, किसी भी चीज का प्रॉपर एक रीजनिंग होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। और टेक्सोनमी, और टेक्सोनमी की भी बात हम लोग करेंगे। सो थोड़ा पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म और प्लेसिंग इन ए करेक्ट पोजीशन। कोई आप नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, ठीक है, और ठीक है, तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सपोज आपने बटरफ्लाई डिस्कवर किया, लेकिन उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो तो अर्थ वॉर्म है, या इंसेक्ट है, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिफिकेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे उसके मॉर्फोलॉजी, मतलब उसके बाहर के जो जैसा वो दिखता है उस हिसाब से, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे, उसका एनाटॉमी क्या है, ठीक है। समटाइम ना मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे देते हैं। और इट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल, अलग अलग बायोलॉजिकल कीज पे, ठीक है। ओके, अब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। जैसे मैं बताया, नोमेनक्लेचर एक आम को या मैंगो को का अलग अलग नाम है अलग अलग लैंग्वेज में, बट वैसे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट। एक साइंटिस्ट को अगर बोलिएगा, एक जैसे मेरे को कोई आम का, मेरे को मैंगो और आम के अलावा कुछ और उसका क्या नाम है पता नहीं है। कोई फ्रेंच में मेरे को आगे पूछा कि अपने भाषा में कि आम है, तो वो क्या बोल रहा है मेरे को कैसे पता चलेगा। सो इसलिए एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर किया जाता है, जिसको साइंटिफिक नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अगर वो आप बोलिएगा कि हाँ, साइंटिफिक नेम में जैसे मैंगो को बोला जाता है मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, ये एम कैप्स में होगा, इंडिका, ठीक है। तो तब अगर आप ये आके मेरे को बोलिएगा, तो अगर मेरे को नहीं भी पता होगा मैंगी फेरा इंडिका, तो मैं इस जो ये नोमेनक्लेचर वाला बुक होगा उसको खोलूंगा और उसको देख लूंगा, हाँ मैंगी फेरा इंडिका क्या होता है, उस हिसाब से मेरे को पता चल जाएगा। तो देयर आर दो साइंटिफिक नेम जो देता है ना, बायोलॉजिक बॉटनी का जो नाम देता है, मतलब प्लांट का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, और जो एनिमल का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल का देता है। तो देखिए इच नाम में जो होता है वो एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। बायनोमियल मतलब दो नाम होता है उसमें, एक तो जेनरिक नेम, जैसे इस केस में मैंगी फेरा जेनरिक है, ठीक है, और एक स्पीसीज नेम, जैसे इंडिका इसमें स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज और स्पेसिफिक नेम। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट रूल किसने लाया था, नोमेनक्लेचर, इसने लाया था कार्लोस लिनेनस ने। द गाय हु गॉट दिस नोमेनक्लेचर इज नोन, हिज नेम इज कार्लोस लिनेनस, और इसको ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनमी, याद रखिए। ओके, तो द नेम इज मोस्टली रिटन इन लैटिन, जो जैसे मैंगीफेरा इंडिका आप लिखे ना, दैट इज इन लैटिन। Okay, and there's a way how you should write the name. You need to know. First word जो होगा जीनस होगा, ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड जो होगा स्पेसिफिक होगा, स्पीसीज होगा, ठीक है। तो और एक बोथ वर्ड, जैसे आपने मैंगी फेरा इंडिका लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग शुड बी इटैलिसाइज। अगर आप इटैलिसाइज तो कंप्यूटर में हो जाता है, लेकिन ऐसे तो आप नहीं लिख सकते हैं इटैलिसाइज, तो उसको अंडरलाइन करना होगा। और जो द फर्स्ट वर्ड जेनरिक नेम है उसको ये कैपिटल में होगा, ये स्मॉल लेटर में ही होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये नाम इटैलिक होना चाहिए, लेकिन
बिकॉज हम लोग इटैलिक नहीं कर पाएंगे, जब हम लिखते हैं तो इटैलिक नाम लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए हम लोग उसको अंडरलाइन करते हैं। और दोनों अलग अलग अंडरलाइन, ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे अंडरलाइन कर दिया, दोनों का अलग अलग होगा। ओके ओके, सो नाउ है अब क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखेंगे, ह्यूमन को कहाँ रखेंगे, बकरी को कहाँ रखेंगे, गाय को कहाँ रखेंगे, किस ग्रुप में रखा जाएगा। तो पहला क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने किया था, उसको फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ये फादर है, ये आपका पिता है भाई, यही है, इसी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। इसने दो ही क्लासिफिकेशन किया, एनिमल और प्लांट, बस। पर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, सिर्फ एनिमल और प्लांट थोड़े ना होता है। व्हाट अबाउट आप बैक्टीरिया को कहाँ रखेंगे, प्रोटिस्टा मतलब को कहाँ रखेंगे, मशरूम को कहाँ रखेंगे, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, उसने एनिमल को भी डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, कार्लस लिनेनस दूसरा गाय था जिसने बोला ठीक है, ये लिविंग थिंग इनटू टू किंगडम में तो रखा, प्लांट और एनिमल में रखा, और उसने फर्दर क्लासिफाई किया प्लांट और एनिमल को इस चीज में, जैसे किंगडम में किया, फाइलम में किया, क्लास में किया, ऑर्डर में किया, फैमिली में किया, जीनस, स्पीसीज। मतलब अगर प्लांट है या एनिमल है, जैसे हम लोग एनिमल है तो हम लोग को फर्दर क्लासिफिकेशन किया, हमारा फाइलम क्या है, हमारा क्लास क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर नहीं, रॉबर्ट विटेकर से पहले आते हैं अर्नेस्ट हैकल पे। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम प्रपोज किया था। वो बोला ठीक है भाई, आपको आपको ये चाहिए, आपको यूनिसेलुलर ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक नया लाते हैं, प्रोटिस्टा, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाया। फाइनली रॉबर्ट विटेकर ने लाया 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें उसने रखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमेलिया। ये अभी हम लोग डिटेल में करेंगे। एक और अलग से बंदा है, कार्ल वूस। ठीक है, उसने 1977 में एक क्लासिफिकेशन किया था, जिसने एक्चुअली वो लाइफ को, पूरे चीज को 3 भाग में डिवाइड किया, यूकेरिया, बैक्टीरिया एंड आर्की। हम लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट होते हैं लेकिन वो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, उसको भी प्लांट में डाल दिया जाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसने वो उस चीज को चेंज करने की कोशिश की। लेट्स डू। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, क्लासिफिकेशन का क्या रीजनिंग हो सकता है। तो पहला तो रीजनिंग है भाई, नेचर ऑफ सेल, कि आप प्रोकैरी मतलब आपका नेचर ऑफ सेल, जो सेल है, सेल में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि किसी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो सब में होता है, लेकिन किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। some cell has nuclear membrane and some cell do not have nuclear membrane. So ये nature, तो उस ये क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया बन गया। those who have don't have nuclear membrane, they are kept in different category. Those who have nuclear membrane, they have kept in different category. It means जिसके पास nuclear membrane है उसको एक दूसरे ग्रुप में रखा गया, जिसके पास nuclear membrane नहीं है उसको दूसरे ग्रुप में रखा गया। सेलुलैरिटी, सेलुलैरिटी मतलब वो मल्टी सेलुलर है। अगर सिंगल सेल है, सिंगल सेल है उसको एक ग्रुप में रखा गया, और मल्टी सेल है उसको अलग ग्रुप में रखा गया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो खाता है। ठीक है, इस बेस पे अभी क्लासिफिकेशन किया गया है। इस चीज को अभी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, नीड क्या है वो, व्हाई शुड आई डू क्लासिफिकेशन। पहले तो सारे ऑर्गेनिज्म इजी और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो स्टडी करना बहुत आसान होगा। फिर अगर एक ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर लेंगे तो फिर हमको सारे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बारे में का मोर और लेस कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। ठीक है, और रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म। सो इट्स लाइक दिस कि अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर सपोज हम लोग को ये एक ऑर्गेनिज्म, सपोज वी आर स्टडिंग अबाउट चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग, अगर चिंपैंजी के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज है तो सारे ग्रुप, सारे जिस ग्रुप में चिंपैंजी को रखा गया है उस सारे ग्रुप के मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक मोर और लेस वैसा ही होगा। इसलिए बहुत आसानी से हम लोग वी कैन स्टडी। ठीक है, सारे हर मेंबर को नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक को पढ़ लिया, हाँ उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही है, बस सिंपल।
ओके, अब आता है टेक्सोनमी जो बात किए थे। टेक्सोनमी क्या है ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऑब्वियसली बायोलॉजी का ही ब्रांच है। वो ना लॉ बनाता है, फ्रेमिंग लॉ एंड प्रिंसिपल, कि लॉ और प्रिंसिपल बनाता है कि क्लासिफाई कैसे किया जाए ऑर्गेनिज्म को। और ये मोस्टली जो होता है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी एक दूसरे के बहुत इवोल्यूशन में क्लोज है, क्योंकि चिंपैंजी से ही बोला जाता है कि हम आए हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग टेक्सोनमी, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी किए कि लॉ बनाएंगे कि हाँ आपको किस ग्रुप में रखा गया, आपको किस ग्रुप में रखा जाएगा, आपको किस ग्रुप में रखा जाएगा। ओके, और द और इस बेसिस, ऑन दिस बेसिस वील क्रिएट डिफरेंट ग्रुप और रैंक, उसको बोला जाता है टेक्सोनमी कैटेगरी, ठीक है। और एक टर्म होता है एक टैक्सॉन। एक टैक्सॉन क्या है? इज ए टैक्सोनमिक ग्रुप बिलोंग टू एनी रैंक इन ए गिवन क्लासिफिकेशन। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, थिंक अबाउट दिस इन दिस वे। ये थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक्सक्यूज मी। तो जैसे आप सपोज किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, सपोज आप ले लीजिए मैमल को, ठीक है। मैमल्स, मैमल्स को ले लीजिए। तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? उसका एक्सटर्नल ईयर होगा, उसमें बॉडी हेयर भी होगा। लाइक प्लांट को आप ले लीजिए, प्लांट जैसे आप बोलेंगे तो प्लांट में क्या होगा? प्लांट का मतलब जैसे आप बोले, हम मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, प्लांट का मतलब राइस प्लांट, व्हीट प्लांट, इस तरह पता चल जाएगा। सो तो भी हम लोग कैटेगराइज कर दिए, और इस साइंटिफिक कैटेगराइजेशन को एक्चुअली वन टेक्सा बोला जाता है, ठीक है। एक टेक्सा, एक टेक्सा एक स्पीसीज लेवल पे भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। एक स्पीसीज लेवल पे हो सकता है, जीनस लेवल पे हो सकता है। और ये थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग अभी है तो थोड़ा बाद में वो क्लियर हो जाएगा। टेक्सा इज ए सबसे टेक्सोनॉमिकल ग्रुप बिलोंगिंग टू किसी भी रैंक का इन ए गिवन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला मतलब मैं बता चुका हूं, क्योंकि रिलेशनशिप हमको जानना है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। इट मेक्स द स्टडी ऑफ वेरियस, क्यों करना है? क्योंकि इस बहुत इजी हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। और ऑब्वियसली इवोल्यूशनरी पाथवे, और इवोल्यूशनरी पाथवे को भी बताता है कि कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, हम पहले क्या थे। क्योंकि जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, मोस्टली इवोल्यूशनरी वे में ही क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था अरिस्टोटल ने किया था। उसने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड किया। ही डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट और एनिमल। प्लांट को डिवाइड किया तीन पार्ट में, हर्ब में, श्रब में और ट्री में। मतलब हर्ब जो बहुत छोटा होता है, श्रब थोड़ा बड़ा वाला, ट्री मतलब ट्री जिसमें, ठीक है। और एनिमल को जिसमें रेड ब्लड सेल होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन था इसमें। आप बैक्टीरिया को कहाँ रखोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन था बैक्टीरिया को कहाँ रखोगे, राइट। तो भाई फिर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, ठीक है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। जो क्लासिफिकेशन जो 2 किंगडम है एरिस्टोटल, लिनेनस ने किया। फिर 3 किंगडम हैक्टल्स ने किया, 4 किंगडम कोपलैंड ने किया, फिर 5 किंगडम विटेकर ने किया। सो नाउ टॉक अबाउट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक तो एरिस्टोटल ने किया ही था, लिनेनस ने भी किया था इसको। तो उसमें प्लांट बस सिंपल है, प्लांट जो प्लांट है प्लांट में, जो एनिमल है एनिमल में। तो प्लांट का मतलब क्या है? प्लांट मतलब वो बोला कि हाँ जो स्टेशनरी है, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लोकलाइज मोशन नहीं कर सकता, वो प्लांट ही आ गया। ये ऑटोट्रॉपिक है, खुद अपना खाना बनाता है और अपना खाना स्टोर करता है स्टार्च में, ठीक है। एनिमल किंगडम में उसने रखा जो फिर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। ये हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब it cannot make his own food, it depends on the other plant as well as other animal, और ये this stores food in the form of glycogen। okay, 3 किंगडम सिस्टम में ना एक अलग से किंगडम जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बोला कि जितने भी ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा यू विल कीप इन प्रोटिस्टा, ठीक है। तो 3 किंगडम सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हैकल। ओके, व्हाट अबाउट 4 किंगडम सिस्टम? तो बोला ठीक है, यू आर कीपिंग ऑल द वन सिंगल unicellular organism in protista, but the problem, all unicellular organism, but the problem is
those unicellular organisms who has no true nucleus, where you'll keep them. So इन्होंने they created another 4 kingdom system. उसमें they brought Monera and Protista. Protista में now they converted into eukaryotic organism including alga, fungus and protozoa. ये सब थोड़ा clear होगा when we'll deal about this kingdom Protista. ठीक है? And Monera में unicellular organism but which has no true nucleus, right? These are also mostly unicellular organism but they have true nucleus. And Plantae and Animalia तो ठीक है. Plantae is like eukaryotic, multicellular, autotrophic organism. Self-explanatory. Animalia is about eukaryotic, again, multicellular, heterotrophic organism. Okay. But there is a demerit, as I have told you, right? 2 kingdom system where you will keep organisms like bacteria, where you will keep organisms like Euglena, where you will keep organisms like lichen. You know, they are not neither plant, they are neither animal. वो plant भी नहीं है, animal भी नहीं है. कहाँ रखोगे आप उनको? 3 kingdom system में plant animal का बीच distinction तो हो गया, protista तो हो गया, लेकिन कुछ organism जो जिसके पास nucleus membrane नहीं है, उनको कहाँ रखोगे? उनको भी क्या प्रोटिस्टा में ही डाल दोगे? 4 किंगडम सिस्टम में एक प्रॉब्लम आया, कुछ ऑर्गेनिज्म को कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर द ईदर न्यूली डेवलप्ड मोनेरा में और प्रोटिस्टा. कुछ ऑर्गेनिज्म को ना, जैसे फंगस को आप ना ही प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, ना ही प्रोटिस्टा है. ठीक है, आप इसको कहाँ रखोगे? लाइक मशरूम वाले चीज को, इसको आप रखोगे कहाँ? क्योंकि मशरूम हो सकता है इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गन, मल्टी सेल, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं. ठीक है, और इसका न्यूक्लियस भी परफेक्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है इसमें, और इसको प्लांट में आप नहीं रख सकते हो बिकॉज ये सेप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. तो वेयर यू विल कीप दिस? देन कम्स द 5 किंगडम सिस्टम. द 5 किंगडम सिस्टम किसने लाया था? विटेकर ने. 5 किंगडम सिस्टम विटेकर ने लाया था. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल क्या था? नेचर ऑफ सेल, सेलुलैरिटी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो नेचर ऑफ सेल इज लाइक, if what is nature of cell? Prokaryote, eukaryote, ठीक है, तो ही नेचर हो सकता है. सेलुलैरिटी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. एक्सक्यूज मी. अब देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम को लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक तो प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स मतलब यूनिसेलुलर, उसको रखा किंगडम मोनेरा. अगर आप किंगडम मोनेरा हैं तो आपके सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, एक सेल के होंगे. लेकिन इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. एक तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, कुछ वन सिंगल सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, एंड कुछ यू बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और कुछ नॉन फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया एंड सम यू बैक्टीरिया. ये लोग नॉन फोटोसिंथेसिस है, डिपेंड करता है किसी, ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. अब दूसरा कैटेगरी आया यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स देख रहे हैं आप, नेचर ऑफ सेल के बेस्ड पे है ये. एंड देन it further divided into unicellular and multicellular. A unicellular is kingdom protista. Kingdom protista is further divided into non-photosynthesis and like mode of nutrition based on mode of nutrition. So think about this: mode of nutrition, non-photosynthesis and photosynthesis. This is based on nature of cell. Prokaryotes and eukaryote nature of cell, right? And then unicellular, multicellular is based on cellularity. किस तरह का है cell? Or this is based on mode of nutrition. You can see this prokaryotes, again nature of cell, prokaryote and eukaryotes, and then unicellular. इसमें तो multicellular है ही नहीं, तो problem नहीं है. But this is based on mode of nutrition. Mode of nutrition. Okay. Important. Now come to non-photosynthesis unicellular and photosynthetic unicellular. इसको बोला गया प्रोटिस्टा. अब मल्टी सेलुलर में you can convert further into absence of cell wall, right? And absence of cell wall, this, and presence of cell wall, and this is further divided in the based on nutrition, non-photosynthesis, kingdom fungus, photosynthetic, kingdom plantae, और absence of cell wall में non-photosynthesis and kingdom animalia. इसमें तो photosynthesis हो ही नहीं सकता. अब एक 3 डोमेन ऑफ लाइफ बनाया डॉक्टर कार्ल वूज ने. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था? देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म हु डू फोटोसिंथेसिस, राइट? एंड दे आर केप्ट इन प्लांटी, बट दे आर सिंगल सेल, तो दे आर केप्ट इन प्लांटी. तो ठीक है, सो दिस गाय गॉट
converted it into three parts, like bacteria, archaea, and eukaryotes. So bacteria means there are many type of bacteria. Normal bacteria like heterotrophic bacteria, cyanobacteria. Bacteria normal type of bacteria. But archaea bacteria is like those who are like halophiles. Halophiles are those who loves salt, right? And thermophiles, those who loves temperature, right? So they have categorized it into archaea. Archaea थोड़ा ancient bacteria माना जाता है. And eukaryotes में ना he got everything based on जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था. जैसे फंगस में जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, एनिमल्स में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, प्लांट में जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, he brought it in eukaryote. Okay, now we'll talk about virus. Okay, we are going to talk about virus. So where we are categorizing virus. Virus को कहाँ रखा है? Actually virus को हम लोग कहीं नहीं रखे हैं. क्यों? Virus is a ultra microscopic, non cellular, क्योंकि इसमें सेल ही नहीं है. It's not cellular, highly infectious है, बहुत infection, और ये लिविंग होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है. अगर ये बाहर है तो बोला जाता है कि इससे डेड. ठीक है. एग्जाम्पल है HIV है, रोवर सार्कोमा वायरस है, इसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं. मतलब ये बैक्टीरिया जो वायरस होता है ना, वो बैक्टीरिया पे अटैच कर सकता है, ह्यूमन पे अटैक कर सकता है, प्लांट पे अटैक कर सकता है, फंगस पे अटैक कर सकता है. ठीक है. इसके बॉडी में अगर देखें तो ऊपर जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है. न्यूक्लिक एसिड just hold so yes, I was talking about this so virus has actually protein code. Okay, so this virus has protein code, and inside that protein code there's something called nucleic acid, that is DNA and RNA. DNA and RNA, which we'll talk about DNA and RNA in a later class. But for now you should know that virus has only two things, this protein code and nucleic acid, that is DNA, RNA. Virus can actually infect bacteria. जैसे this virus is actually infecting bacteria, that is known as bacteriophage. इस तरह के वायरस को बैक्टीरियोफाज बोला जाता है. ओके, अगर आप देखें तो तीन तरह के वायरस होते हैं. प्लांट वायरस होते हैं, बैक्टीरियल वायरस होते हैं, और एनिमल वायरस होते हैं. प्लांट वायरस में ना सिंगल स्ट्रैंड RNA का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA का बना होता है. So yes, I was talking about bacteria. So their types of bacteria can be plant bacteria. Sorry, I was talking about viruses, not bacteria. So type of bacteria can be plant viruses. Sorry, again I'm telling bacteria continuously. But type of bacteria can be plant virus, bacterial virus, and animal virus. So the plant virus are mostly single-stranded RNA. It's bacterial virus, if you see, is double-stranded DNA. And animal virus, if you see, single or double-stranded RNA or double-stranded DNA also. This thing is, I know, it's thoda sa tough hai, but you'll understand it more when you'll understand what is RNA, DNA. But for now, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा. Okay, so think about this. Why viruses are not included in Whitaker's 5 kingdoms classification? Very simple. Concept is very simple. क्यों नहीं include किया गया? अरे भाई, वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा. ठीक है, आप वो देखिए, वो जो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा, यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है. ठीक है, नेचर क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, इसलिए इसको इट्स नॉट इंक्लूडेड. अगर थोड़ा सा लाइफ साइकिल ऑफ वायरस के बारे में बात करते हैं. लोग वायरस फर्स्ट अटैक जिसको भी किया ना, सपोज वायरस अटैक किया बैक्टीरिया को, तो वो होस्ट पे अटैच होगा. ठीक है, लाइक दिस, ये अटैच होगा, इसका ये इससे ये अटैच होगा, राइट. एंड उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी हो, DNA हो, RNA हो, एनी जेनेटिक मटेरियल वो पास करेगा. इट गोज इनसाइड द बैक्टीरिया. फिर उसके बाद वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, रेप्लिकेट होगा. ठीक है, और उसके बाद ये बर्स्ट करके निकल जाएगा. तो इस तरह के वायरस को लाइटिक साइकिल बोला जाता है. लाइटिक मतलब बर्स्ट करके निकल गया, मतलब ये बर्स्ट किया और इसको मार दिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म को मार दिया और अपना निकल गया. लेकिन कुछ वायरसेस क्या होते हैं ना, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे के जेनेटिक मटेरियल से असेंबल कर लिए. मतलब ये सपोज बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस का है, ये दोनों एक दूसरे से जुट गए, और ठीक है, नाउ वायरस और बैक्टीरिया नाउ एक साथ हो गए. और बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहा है तो अपना प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है, राइट. देखिए,
ये प्रॉपर अपना डिवाइड कर रहा है। वो ये वायरस का बैक्टीरिया और वायरस का जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ फिर मिल गया और फिर वो डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह के साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल बोला जाता है। तो ठीक है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दो चीजें आपको याद रखनी होगी। ओके, एक है वायरॉइड एंड प्रायोन्स, जिसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायरॉइड का डिस्कवर पहले किया गया टीओ डीनर 1971 में। ठीक है, ये वायरस से भी छोटा होता है एक्चुअली। एक डिजीज होता है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पोटैटो में, ठीक है, वो वायरॉइड के कारण होता है। और इसमें ना कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। अगर वायरस में देखें तो वायरस है प्रोटीन कोड है प्लस डीएनए और आरएनए जो भी है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होगा, इसमें सिर्फ फ्री आरएनए होगा और इसलिए इसका नाम वायरॉइड होता है। और इसका ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अगर इसका वेट देखें तो क्योंकि उसमें प्रोटीन कोड है नहीं तो फिर वेट कम होगा। एक है प्रायोन। प्रायोन क्या होता है? प्रायोन टर्म इज ये प्रोटीनियस इनफेक्शियस पार्टिकल। इसमें ये सिर्फ प्रोटीन होता है, इसमें ये नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, डीएनए आरएनए। इसका फर्स्ट डिस्कवर किया स्टैनली बी फ्रूशनर ने। और ये अब प्रोटीन होता है। प्रोटीन अगर देखें तो अमीनो एसिड का बना होता है। तो ये प्रोटीन ना फोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक है। ये फोल्डेड प्रोटीन होता है, मतलब ये अमीनो एसिड फोल्ड। अगर आप प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है और ये अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। जैसे कुछ डिजीज है जैसे बोवाइन स्पॉन्जीफोर इंसेफ्लोपैथी, इसको मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है, ये कैटल में होता है। और क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज जो ह्यूमन में होता है, इसके कारण होता है, ठीक है। दे आर वेरी डेंजरस डिजीज एक्चुअली। ओके, सो विल स्टॉप हेयर और हम लोग सिस्टमेटिक हायरार्की करेंगे बाद में। सो अभी इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सिस्टमेटिक हायरार्की करेंगे। ओके।